तो बात करते हैं अब सेट की। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। चलिए, हमें ये पता चल चुका है कि सेट क्या होता है और सेट में किस प्रकार के एलिमेंट्स आ सकते हैं, कौन से तुम्हारे कलेक्शन सेट होते हैं, वो सब क्लियर है, ठीक है। पर कोई अगर आपसे पूछता है कि आखिर सेट को तुम, जैसे मैंने कह दिया कि मान लेते हैं हम लोग ने तीन जो कमरे बनाए थे, उसी एग्जांपल पर आ जाते हैं। मैंने कहा उस चाइल्ड वाला जो कमरा था उसमें तीन बच्चे हैं, राम, श्याम और राजू, ठीक। तो उनमें उन बच्चों को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से मैथमेटिकल वे में लिखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि मैथ एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मेशन है इंग्लिश का एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में, एक अलग लैंग्वेज है। तो उस लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप किस तरीके से यह लिखेंगे कि आखिर उस कमरे में कौन से बच्चे हैं, ठीक। तो इसका सिंपल सा तरीका जो होता है, दो तरीके होते हैं। पहली बात तो ये, देयर आर देयर आर टू वेज। पहला जो होता है वो तो हम लोग को शायद से आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, मतलब नाम तो नहीं पता होगा पर आइडिया तो होगा, रोस्टर फॉर्म। ये होता है हम लोग का पहला तरीका। इसमें हम लोग ये करते हैं, जैसे हम लोग अपने कमरों पे आते हैं, तीन कमरे थे हम लोग के पास। एक चाइल्ड चाइल्ड वाला ले लेते हैं, अभी कोई जरूरत नहीं ज़्यादा। मैंने कहा इसके अंदर तीन बच्चे हैं तुम्हारे, एक राजू, एक तुम्हारा सोहन, और एक अपना मोहन, वही हिंदी वाला, ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, ठीक। तो हमने कहा एक सी हम लोग का एक सेट है, उसमें तीन पर्टिकुलर चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं पर्टिकुलर सेट के, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, हमें पता है, ठीक। हमने कहा सी सेट में तीन बच्चे हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, तो इनको रोस्टर फॉर्म के हिसाब से हम लोग ये लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे सेट का नाम, सिंपल से हम लोग ये करते हैं, सी हैज़ थ्री चाइल्ड्स नेम्ड राजू, श्याम, मोहन। इस चीज को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में सिंपल तरीके से, पर हम लोग उसको सेट की फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। सी हैज इक्वल लगाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं और लिखते हैं राजू, मोहन और सोहन। बेसिकली हम लोग को ये करना है, जितने भी इसके अंदर बंदे हैं, चीज़ें हैं, उसको लिख देना है ब्रेसेस के डिवाइड करके, और कॉमा से डिवाइड करके, और फिर ब्रेसेस लगा देना है ताकि ये बता सकें एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सिंपल है। जैसे मैंने कहा एक सेट मैंने बना दिया, ऑब्जेक्ट्स इन माई वॉलेट, जो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कहा कि मेरे वॉलेट में फ़ोटोज़ हैं, मनी है, आप जो भी है वो लिख सकते हो, और कार्ड्स हैं, और चलता का कॉमा से डिवाइड करके बना दिया। तो इस पर्टिकुलर रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो लिख देते हैं, और ब्रेसेस होते हैं, ब्रेसेस मतलब ये कर्ली ब्रैकेट, इनसे हम लोग उनको कवर कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं। सिंपल ही रिप्रेजेंटेशन है। इसकी डेफिनेशन ये होती है, वी राइट एलिमेंट्स ऑफ ए सेट डिवाइडेड बाय कॉमास, कॉमास पर्टिकुलर एलिमेंट पे आना चाहिए, डिवाइडेड बाय कॉमास एंड विद इन ब्रेसेस, ठीक। ब्रेसेस मतलब आपका एक कर्ली ब्रैकेट। चलिए, हो गया। एक इसमें दो और महत्वपूर्ण चीज़ हैं, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, रिजल्ट्स।
तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने कहा कि इस सेट में मैंने राजू मोहन सोहन लिखा है, ठीक। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, मोहन सोहन राजू। पर्टिकुलरली हमने क्या देखा, ये दोनों सेट एक ही हैं, एलिमेंट्स एक हैं, हमने ऑर्डरिंग वाले इसकी सिर्फ चेंज करी है, पर मेन इसकी प्रॉपर्टी है रोस्टर फॉर्म की कि अगर आप कैसे भी ऑर्डर में लिख दें, एलिमेंट्स तो वही रहेंगे, जो कमरे में लोग हैं वो सेम रहेंगे। और इससे हमें ये पता चलता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है रोस्टर फॉर्म में। हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में किसी भी सेट के एलिमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे भी लिखने हो। तो ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स डजंट मैटर। हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, पर राजू मोहन सोनली तो कुछ भी लिख दें, कैसे भी लिख दो, तुम्हारा जैसा मानो, ठीक, कोई इसमें वो नहीं है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ही करता है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अगर इसमें आप सोहन को बाद में लिख दे, राजू पे लिख दें, इसका मतलब यही होगा कि उसमें ये बंदे हैं। इसका ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता, ठीक। अब आगे आते हैं। सेकंड, इसका एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जिस पे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि अगर मान लेते हैं इस कमरे में दो बंदे हैं राजू नाम के, ठीक है, दो लोग हैं राजू नाम के, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक और ऐड करेंगे। ये तो करेंगे, जब यहाँ पर दो राजू हैं तो दो राजू ऐड कर लिया, मोहन सोहन थे ही अपने, ठीक। पर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। अगर आप रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट लिख रहे हैं या सेट के एलिमेंट लिख रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उसका यह मतलब होता है कि अगर दो एलिमेंट वो सेम है, जैसे मान लीजिए राजू जगह मैं वन वन लिख दूं, दो बार अगर आपने वन लिख दिया है, इसका मतलब ये होगा कि उस सेट में वन ही एक बार आया है। अगर आप राजू को ट्रिलियन बार लिख दें, इसका मतलब यही होगा कि राजू उसमें एक बार आया है। कितनी बार भी अगर आप सेम एलिमेंट को लिख दें, उसका मतलब यही होता है कि वो एक ही बार आया है। तो हमें यह पता चलता है कि इफ सेम एलिमेंट comes many times in a set, it means it is single element। अगर इसमें मैं सेट में वन जोड़ दूं तो वन को अगर ट्रिलियन बार लिख दूं, इसका मतलब ये है कि वो वन ही आया। अगर राजू को मैं बार बार लिख दूं, उसका मतलब ये नहीं कि राजू बहुत सारे हैं, इसका मतलब सेट को ये लगेगा। हम लोग को पता है, हम लोग देखते हैं, हम लोग खोलते हैं, देखते हैं, अरे भैया दो दो राजू लिख दिया, पर सेट के नजरिए में ये सिर्फ एक बार आएगा। तो इस सिचुएशन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं, राजू मन लिख दीजिए और यहाँ पर राजू बना गया, तो हमें पता चला ये दोनों एलिमेंट अब अलग हो चुके हैं। अगर आप पढ़ते में तो आपको समझ में आया कि राजू वन है, राजू है, तो ये अलग हो गए हैं और हमने क्या कहा, ये अलग है। तो यहाँ पर अब चार एलिमेंट है, पर अगर आप दोनों को राजू लिखते हैं तो सेट को ये लगेगा भैया इसमें तीन एलिमेंट है, तुमने एक ही जैसा एलिमेंट दो बार लिख दिया है, ठीक। ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स थे समझने वाले। अब आगे आ जाते हैं हम लोग अपने सेट बिल्डर फॉर्म पर। पहला तरीका हम लोग देख चुके हैं, कोई इसमें अगर डाउट हुआ हो तो पूछ सकते हो। सेकंड तरीका हम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म। चलो हम लोग अपने उसी एनालॉजी पर आते हैं। जब हम लोग एक फंक्शन था और हम लोग के पास बहुत सारे बच्चे थे और बूढ़े थे, जवान लोग थे, ठीक। अब मैंने वहीं पर आता हूँ, मैंने कहा अपने वेटरों से कि जाओ बच्चों को, बूढ़ों को और जवान लोगों को अलग कर दो। अलग अलग कमरे में तीन थे हम लोग पास, चाइल्ड, हम लोग पास तीन कमरे थे, चाइल्ड, यंग और ओल्ड। हमने कहा था वेटरों से कि जाओ बच्चों को और जवान को और बूढ़ों को इन कमरों के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से लगा दो, ठीक। पर हमने क्या कहा, भैया वेटर ने देखा, अरे भैया तुम तो बच्चे हो, इधर आओ, तुम बड़े हो इधर आओ, अरे आप दादाजी इधर आइए, ठीक, हो गया। पर असली क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर पर्टिकुलर लोगों को वो डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, हम अगर कोई देखता है हमें, अगर हम मास्क पहने हो तो कहेगा भैया तुम 20 के ऊपर हो, ठीक।
सेहत के हिसाब से, तो मुझे वो किस में डाल देगा, यंग में। पर असली में मैं 18 के नीचे हूँ, मैं हूँ 16 का, तो मैं इसमें आना चाहिए, पर वो मुझे रख देगा इसमें। तो इसके लिए मैंने वेटर से कहा कि वेटर भैया चाइल्ड में सिर्फ उन्हीं लोगों को डालो जो जिनकी एज, पर्सन एज छोटी हो तुम्हारी 18 से, इसमें उनको डालो पर्सन एज जिनकी एज तुम्हारी 18 के बराबर हो, 18 से बड़ी हो और 40 से छोटी हो। आजकल इतना ही आदमी जवान रहता है। और यहाँ पर तुम्हारा पर्सन एज होनी चाहिए 40 से बड़ी और स्वर्गवासी। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत इतने में? ठीक, तुमने कहा भैया सबका आधार कार्ड चेक करो और सबको उन्हीं के हिसाब से इसमें डाल दो, तब कोई दिक्कत नहीं आनी। पहले तुमने कहा था शक्ल देख के डाल दो, अभी तुमने कहा उनकी एज देख कर रख दो। ठीक है, अब कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने वेटरों को एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया, एक रूल दे दिया है जिसके हिसाब से उन्होंने इनका डिवीजन करा, और इसी को क्या कहते हैं, एक तरीके का फंक्शन और रूल। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ एलिमेंट्स रख देते हैं। जैसे हॉल में जितने बंदे थे उनसे हमने कहा वेटर से कि उनमें से छांटो लोगों को। तो हमने क्या कहा, वी गिव सम एलिमेंट्स। ठीक, हमने कुछ एलिमेंट दिए और एक रूल दिया कि ये एज इनके हिसाब से कमरे में लोग बटेंगे, इस हिसाब से कलेक्शन बनेगी। तो हमने क्या कहा, एंड गिव आ रूल। रूल या फंक्शन, फंक्शन का मतलब बाद में समझने वाले, पर यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक तरीके से वेटर क्या कर रहे हैं, सबका आधार कार्ड देखकर सबको कमरे पहुंचा रहे हैं, उनका कार्य क्या है, फंक्शन मतलब कार्य करना। उन्होंने क्या करा कि उनको एज देखकर सबको लगा दिया, एक उन्होंने रूलिंग करी, रूल, और उन्होंने एक फंक्शन अपने आप को बना दिया था कि एज देखकर अंदर रखना है कमरे में। ठीक, तो उसी फंक्शन कहते हैं, हमने एक फंक्शन प्रोवाइड करा और उस हिसाब से वी गिव सम एलिमेंट्स एंड गिव अ रूल और फंक्शन टू बिल्ड सेट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैंने कहा कि यहाँ पर एक बंदा है तुम्हारा इस वाले में, मोहन ले लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या कहा, सी एस इन सी, सॉरी मोहन इज इन सी, सो मोहन एज शुड बी लेस देन 18। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब अगर मोहन इसमें है तो जाहिर सी बात है उसमें जितने बंदे लोग उनकी एज 8 से 18 से कम है। तो इसका मतलब क्या है, मोहन इज इन सी, सो मोहन एज शुड बी लेस देन 18। मैंने कहा इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेम वही चीज़ है। मैंने कहा अगर कोई बंदा सी में है, सो मोहन इज सच दैट मोहन एज इज लेस देन 18। ठीक, मैंने कहा अगर सी में कोई बंदा है जो मोहन है, तो मोहन की एज क्या होगी, मोहन कैसा बंदा होगा जिसकी एज होगी 18 से छोटी। और सिंपल वही क्राइटेरिया हम लोग करते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन में, हम कहते हैं कि मोहन, डॉट लगाते हैं, इस डॉट का मतलब होता है इज सच दैट। या तो हम लोग दो पर्टिकुलर डॉट्स लगा सकते हैं या तो एक बार बना सकते हैं, दो तरीके से होता है सच दैट का मतलब, एक या तो डॉट, एक या तो वर्टिकल बार। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, दोनों में से कुछ भी कर लो, पर हमें ये पसंद है, हम ज़्यादा करते हैं। ठीक, तो इन दोनों चीज़ का मतलब क्या होता है, इस सच दैट, वही कहा हमने, आलसी बनने के कारण उन्होंने इंग्लिश को एक अपने सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है मैथमेटिशियन ने। ठीक, अब मैंने कहा कि मोहन एज शुड बी लेस देन 18। मोहन एज शुड बी लेस देन 18। ठीक, कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया है। और हम लोग इसको और अगर छोटे में कह दें, मैंने कहा अब हमने क्या करा था कि एक पर्टिकुलर टर्म जो सेट में है उसके लिए हमने सेट को रिप्रेजेंट करा था, पर असली में उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, पता है जैसी बात। तो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते क्या हैं, हम लोग कुछ जनरल टर्म्स में रखते हैं और पर्टिकुलर टर्म्स लाते हैं।
ठीक। तो हमने इसमें रखेंगे एक जनरल इक्वेशन, ना कि एक पर्टिकुलर टर्म के लिए। तो उसमें हमने रखा x, जो भी एलिमेंट x है इसके अंदर, उसका मतलब ये होगा कि x की एज, x एज शुड बी लेस देन 18। और इसको हम लोग दूसरे तरीके से क्या, उसी तरीके से बार में बस करते हैं, x इज एज शुड बी लेस देन 18। तो इसमें हमने क्या करा, हमने हॉल में से कुछ बंदे थे x, जो भी हैं, जो भी होंगे x हॉल में बंदे थे, जितने भी x हैं सब वो हॉल के बंदे हैं, ठीक। और हमने कहा कि अगर वो C में x आएगा, अगर वो बंदा C में आएगा, तो इसका मतलब ये है x की एज तुम्हारी 18 से छोटी होनी चाहिए। और अगर ये क्राइटेरिया जो जो बंदे फॉलो कर रहे हैं x, वो तुम्हारे C में हैं, और जो नहीं करते हैं वो C में नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वी गिव सम एलिमेंट्स एंड गिव अ रूल टू बिल्ड अ सेट। ठीक, हमने यहाँ पर एलिमेंट्स दिए x, जो भी हॉल के थे, और उनके हमने रूल दे दिया कि उनकी एज होनी चाहिए 18 से छोटी, और हमने कह दिया कि वो उसके अंदर है। ठीक, क्लियर। दोनों पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशंस की डेफिनेशंस पूरी क्लियर हो चुकी हैं। अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात कर चुके हैं आपके डिस्क्रिप्शन की, उसके बाद हम लोग बात कर चुके हैं किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करा जाए। अब हम लोग आएंगे कितने प्रकार के सेट होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से तो प्रकार तो बहुत होते हैं, पर हम लोग कुछ स्पेसिफिक बारे में बात करेंगे। आप जैसे चलते जाएंगे आप खुद पता चल जाएगा कि आप जितना भी रिप्रेजेंट कर लें, इतने प्रकार के हैं, उससे ज़्यादा ही निकलेंगे। ठीक, पर हम लोग जो बात करेंगे वो स्टैंडर्ड है, वो आपको हर जगह मिलेंगे और हर जगह आप देख भी पाएंगे। पहला होता है जो आप बहुत जगह पाएंगे, वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक। तो ये पर्टिकुलर वो सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। मान लो हमने एक कमरा बना दिया, वही ऐसे हमने हॉल में बनाया था, उसमें हमने कहा कि उसमें 150 से ज़्यादा बड़े उम्र के लोग हैं। तो तुम जाहिर सी बात कहोगे यार 150 से ज़्यादा बड़े उम्र के कोई लोग होते ही नहीं हैं, और हैं भी नहीं उस कमरे में। मान लेते हैं हो, तुम कहोगे हो सकते हैं, नहीं, उस कमरे में कोई है भी नहीं। ठीक, तो उसका मतलब क्या है, वो कमरा खाली रहेगा। और वैसे कमरे जो खाली हैं उनको कहते हैं एम्प्टी सेट। और तो द सेट्स having no elements is known as empty set और नल सेट। सनी देओल वाला नेट नहीं, नल मतलब खाली वाला नल, ठीक। तो ये होती डेफिनेशन। और इसको हम लोग तुम्हारा दो फॉर्म होते हैं हम लोग पास, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम लोग सिंपली कह देते हैं भैया उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके अंदर कोई एलिमेंट लिखा नहीं जाएगा, बस ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम लोग एम्प्टी सेट को सिर्फ खाली ब्रेसेस, कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने एक रूल लिखा है यहाँ पर, x एक एलिमेंट अपना कोई भी है x, हमने ये भी कह दिया कि x एक एलिमेंट है तुम्हारा नेचुरल नंबर का, n मतलब नेचुरल नंबर होता है, आगे बात होगी, पर अभी के लिए नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब x जो वैल्यू रखी जाएंगी, हमने क्या दिया यहाँ पर कि x की जो वैल्यूज हैं वो नेचुरल नंबर में से होगी, मतलब 1 2 3 4 कोई होगा। ठीक, अब मैंने कह दिया इसका रूल क्या, कि x तुम्हारा बड़ा होना चाहिए 4 से एंड x छोटा होना चाहिए 3 से। मैंने यहाँ पर क्या कहा, x तुम्हारा बड़ा होना चाहिए 4 से और छोटा होना चाहिए 3 से। तो पर्टिकुलरली ऐसा कोई तो एलिमेंट, ऐसा नंबर तो है नहीं जो 4 से बड़ा भी हो 3 से छोटा भी हो। तो बेसिकली हम लोग उसको कैसे नल से रिप्रेजेंट करेंगे, फाई के साइन से। अगर हमें कोई ऐसा सेट बिल्डर में सेट मिलता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आ सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फाई लिख देते हैं। समझ गए, बस यही पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं इन सब की। और एम्प्टी सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम लोग आखिर में पढ़ेंगे, जब हम लोग आगे प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आपको समझ में आ चुका है कि ये वो सेट होते हैं जिनमें कोई एलिमेंट नहीं होता है और वो खाली होते हैं, और रोस्टर फॉर्म में सिर्फ ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट बिल्डर में सिर्फ फाई से। और एक और चीज़ ये भी है कि इसको वॉइड सेट भी कहा जाता है, वॉइड सेट भी बहुत प्रकार हैं, वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग सिंगल टोन सेट पर। सिंगल टोन सेट,
सिंगल टोन सेट का क्या मतलब होता है? सिंपल, a set consisting of only one element। ठीक, इसका मतलब समझ चुके हैं आप कि जिस सेट में एक एलिमेंट है उसको सिंगल टोन कहा जाता है। कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली मेरे हिसाब से। तो तीसरा हम लोग का टाइप होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से इन्फिनाइट ना हो, मतलब कि अनंत ना हो, जिसको हम लोग गिनती कर सकें। फाइनाइट मतलब वो चीज़ होती है जिनको हम लोग गिन सकें। तो हमने कहा a set having elements which can be counted, which can be counted मैंने कहा कि देखो, अगर कुछ चीज़ फाइनाइट है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें अगर 10 एलिमेंट है तो हम लोग 10 को गिन सकते हैं। पर अगर इसमें इनफाइनाइट है तो हम लोग कभी भी इसको खत्म नहीं होगा, हम लोग गिनती चलती ही जाएगी। तो वो पर्टिकुलर सेट्स जिनमें एलिमेंट्स इतने हैं जितने हम लोग काउंट कर सकें। हाँ, पता है हल्की दिक्कत होगी, 1000 एलिमेंट काउंट करने में पता है, पर काउंट कर सकते हैं। हम लोग को पता है वो 1000 है, पता पहले से काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। पर हम लोग काउंट कर सकते हैं। पर इनफाइनाइट सेट जो काउंट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो जो सेट जिनमें एलिमेंट इतने होते हैं हम लोग काउंट कर सके उन्हें कहते हैं हम लोग फाइनाइट सेट। और इन पे हम लोग वैल्यूज भी दे सकते हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आएगा द सेट whose एलिमेंट्स एलिमेंट मतलब एलिमेंट की काउंटिंग, मतलब एक समय आएगा कि उसकी काउंटिंग टर्मिनेट हो जाती है, टर्मिनेट्स आफ्टर ए नंबर n। एन मान लिया हमने, एन कोई भी नंबर हो सकता है, ट्रिलियन, मिलियन, जो भी है, पर हाँ वो नंबर पे उसकी गिनती खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसमें कोई एलिमेंट बचेगा नहीं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर दो डेफिनेशंस हैं। आगे आते हैं। आज जैसे आप सोच चुके हैं, हम लोग मैं पढ़ने वाला हूँ इनफिनाइट के बारे में। set having infinite और नॉन काउंटेबल एलिमेंट्स। नॉन काउंटेबल मतलब जिनकी हम लोग गिनती ना कर सकें, इतने ज़्यादा होंगे हम लोग गिनती नहीं कर सकें, इन्फिनाइट एलिमेंट्स में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। और एक और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है तुम्हारी कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, हमने कहा हमारे पास एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट है, तो ये पर्टिकुलर फाइनाइट सेट है, ठीक है, जानता हूँ। और हम लोग क्या जानते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है, जिनकी एलिमेंट्स की काउंटिंग n एलिमेंट्स के बाद या n के बाद खत्म हो जाए, n एक नेचुरल नंबर है, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वो पर्टिकुलर n क्या है, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो उसका कार्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट, इन अ फाइनाइट सेट, क्योंकि इनफिनाइट सेट में तो इनफिनाइट होते हैं, पर जो फाइनाइट सेट होते हैं उनकी काउंटिंग कभी ना कभी खत्म होगी, और जितने उसमें खत्म होगी वही उसका कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर मतलब जितने उसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने बनाया था अभी चाइल्ड वाला कमरा, उसमें मान लेते हैं 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो हमने कहा उसका कार्डिनल नंबर 10 या 20 है, जितने उसमें बच्चे होंगे। तो हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, पता है, समझदार तो हुई तुम लोग, ठीक है। इसको इरेज कर सकते हैं। एम्प्टी सेट को नहीं करूंगा, एम्प्टी सेट पे वापस आना पड़ेगा हम लोगों को। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, पर बताएंगे बाद में। हम लोग शायद 4 कर चुके हैं, 5वां होगा ये। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, वैलेंट सेट्स, ठीक। जब मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है जिसमें 10 एलिमेंट है, जो किसी चीज़ के, मान लेते हैं मेरे पास चाइल्ड वाला और यंग वाला था, मान लेते हैं चाइल्ड वाले में 10 लोग थे और यंग में भी 10 लोग थे। तो मैंने कहा इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है, इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं, एलिमेंट्स नहीं इक्वल है। हम पता है, जाहिर सी बात है भाई, बच्चे जवान के बराबर में दोनों में, तो भैया एक क्वांटम मैकेनिक्स चल नहीं रहा है, ठीक है, दोनों बराबर हो जाए। मैंने कहा इसमें चाइल्ड है, इसमें यंग है, और इसमें भी 10 बच्चे हैं और उसमें 10 लोग हैं। तो मैंने कहा इनमें जितने एलिमेंट्स हैं, जितने मतलब जो कार्डिनल नंबर है इन दोनों का वो सेम है, क्या है, 10।
तो ये दोनों हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये कि अगर दो सेट हैं हम लोगों के पास और दोनों में जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब उनका कार्डिनल नंबर, यहाँ पर एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही कितने एलिमेंट्स हैं, अगर वो इक्वल है तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। मतलब a set if two sets have same cardinal number then they are equivalent। अब आते हैं हम लोग इक्वल सेट पर। ठीक, इक्वल सेट क्या, जब दो सेट के एलिमेंट बराबर हो, मतलब यहाँ पर गिनती की बात नहीं, यहाँ पर बात हो रही है वो कैसे हैं। अगर मैंने बना दिए, मान लो दो कमरे बना दिए सी सी के, ठीक है, और मैंने कहा कि इसमें भी भाई तुम्हारे सेम बच्चे जो इसमें होंगे, ऐसी बात उसमें होगी, हम लोग की दोनों की रूल भी सेम है कि उसमें 18 छोटे होंगे, इसमें 18 छोटे होंगे, तो मैंने कहा दोनों में सेम बच्चे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेट इक्वल है। तो मैंने कहा जो सेट इसमें हर एक एलिमेंट जो इसका है अगर दूसरे सेट का होगा तभी वो दोनों इक्वल हैं। तो मैंने कहा इफ टू सेट्स हैव द एवरी एलिमेंट same to each other or there is no different element in both of them, then they are equal। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी पता है, ठीक है। एक और चीज भी देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट की है ये। यहाँ पर ये मैं कह रहा हूँ कि मानते हैं मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, और ए हैज m एलिमेंट्स एंड बी हैज k एलिमेंट्स, सॉरी इसके में बी एम ई एलिमेंट्स मान लेते हैं, m एलिमेंट्स। तो हमें क्या पता चला, दोनों में m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये तो हमें पता। पर अगर मान लो मुझे किसी का कार्डिनल नंबर किसी सेट का लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे उसका कार्डिनल नंबर, किसी भी पर्टिकुलर सेट का अगर आपको कार्डिनल नंबर लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास सेट ए है, जैसे मैंने बताया उसमें m एलिमेंट्स हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, एन ए इज इक्वल टू m। मतलब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है ब्रैकेट वाला, इसके बीच में हम लोग लिखते हैं सेट, जो भी हम लोग को सेट लिखना है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं जितने भी इसमें एलिमेंट है, जैसे हमने यहाँ माना था ए, तो इसमें कितने एलिमेंट्स थे m, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर इसमें m एलिमेंट्स हैं और यही इसका कार्डिनल नंबर है। ठीक, तो इसको कार्डिनल नंबर के टॉपिक में लिख लेना, थर्ड वाले में क्या लिखोगे, n, और जो भी तुम्हें मान लेते हैं हमारे पास जो चाइल्ड वाला था उसको लेते हैं c, जिससे रिप्रेजेंट करते थे ये, तो हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन चाइल्ड सेट एज कितने थे, 10 थे, 20 थे, जो भी तुम्हारा मानो, मैं मान लेता हूँ 10 थे, तो हमने कहा इसका कार्डिनल नंबर है 10। ठीक है, इसको उसके अंदर लिख लेना। अब हम लोग आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी पर एम्प्टी सेट की, कि इस जैसे मान लीजिए मैंने दो सेट बना दिया आपके, एक बना दिया, हम लोग माना था 150 से ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग, ऐसा तो हो नहीं सकता कभी भी, वो तो पता ही है, और हमने एक सेट बना दिया तुम्हारा, इसको मान लेते हैं हमने बना दिया एच, और इसको हमने बना दिया तुम्हारा जी से मान लेते हैं, इसको हमने कहा कि इसमें 200 से बड़ी उम्र के लोग हैं, बिगर देन 200% एज। देखो ये तो जाहिर सी बात है कि पर्टिकुलरली 150 से 200 उम्र से इस समय तो कोई जी नहीं पाएगा, हाँ मॉन्क्स होते हैं पता है, पर अभी के लिए वहाँ हॉल में ऐसा कोई बंदा नहीं है। ठीक, तुमने किसी मॉन्क को नहीं बुलाया। ठीक, अब आगे आते हैं, हमने कहा कि इस पर्टिकुलर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है और इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये एक एम्प्टी सेट है और ये भी एम्प्टी सेट है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि मैंने क्या कहा था कि दो सेट कब इक्वल होते हैं, दो सेट तब इक्वल होते हैं जब उसमें जितने भी एलिमेंट्स हों वो एक दूसरे के बराबर हों।
पर हमें क्या पता है जब इन दोनों में कोई एलिमेंट है ही नहीं रिलेट करने के लिए, तो हम लोग इनमें एलिमेंट रिलेट करेंगे क्या? जैसे मान लेते हैं, उसका एनालॉजी लेते हैं हम लोग, इन्हीं दो कमरों की बात करते हैं। अब मान लीजिए इस कमरे गेट खोलते हैं और देखते हैं इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, कोई बंदा नहीं है, ठीक। और इसमें देखते हैं पर्टिकुलरली कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि दो से छोटे या बड़ी उम्र के, दो छोटे तो होते हैं पर दो से बड़ी उम्र कोई लोग नहीं होगा। तो आपने कहा अगर आपको मैं इन दोनों में से किसी में छोड़ दूं, तो आप क्या कहेंगे? आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि जी और एम में, जी और कमरा और एम कमरे की अलग है? हाँ, अगर हल्का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा वो तो बात अलग है, पर अगर दोनों में बिल्कुल आइडेंटिकल थीम्स हैं, कुछ भी चेंजमेंट नहीं, तो आप नहीं बता पाएंगे कि वो दोनों अलग हैं। पर अगर मैं वही सिनेरियो करूँ सी वाई और ओल्ड के साथ, तो आप क्या कहेंगे? अरे भैया इसमें तो ऐसे लोग हैं तो इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, तो ये है, ठीक। पर इनमें जब कोई है ही नहीं, तो आप नहीं बता पाएंगे कि इनमें अलग क्या है। इक्वल सेट कब होता है? जब हम लोग दोनों में जाए और हम देखें कि लिस्ट बनाए लोगों की और हमने दिखा रहे दोनों में सेम है, एक भैया तो दोनों सेम है। पर इनमें अगर हम जाएंगे तो हम कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम इस गेट को खोलते हैं, इसको खोलते हैं, तो आप क्या कहेंगे? दोनों में कोई एलिमेंट है ही नहीं, और आप दोनों जब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो आप बेसिकली क्या कहेंगे कि दोनों इक्वल है। तो इस चीज से हमें यह पता चलता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही एम्प्टी सेट है और कोई बन नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी आप कमरे बना लें खाली, अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम है, अगर आपकी उनकी थीम भी सेम है, तो आप क्या कहेंगे कि वो इक्वल है। बिल्कुल सटीक। तो यही चीज होता है यहाँ पर। तो हमने यहाँ क्या पता चला कि देयर इज ओनली वन एम्प्टी सेट इन दिस होल वर्ल्ड। और पहली बात, आप कुछ लोग यहाँ कह सकते हैं भैया 200 से बड़ी उम्र के लोग होते हैं, पता है, पर आपने उनको इनवाइट नहीं करा है, उस पर ना जाइएगा। अभी के लिए 150 200 की उम्र के लोग नहीं हैं। अभी हम लोग को पता है ये एम्प्टी हैं, और इसलिए जितने भी आप एम्प्टी बना लें, इन्फिनाइट नंबर रेस बना लें, अगर वो सब इक्वल हैं, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं एक में भी आपको छोड़ दूं, तो आप नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा कमरा कौन सा है, भले ही आपने उनको अलग अलग नाम दिए होंगे, पर अंदर से आप कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो सेम वही प्रॉपर्टी अगर यहाँ लगाते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही एम्प्टी सेट है। और तभी अगर कभी भी आप एम्प्टी सेट लिखेंगे, तो उसके आगे लिखा जाता है द एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट, द मतलब वो, जैसे द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी एक ही है पूरे यूनिवर्स में, और द सन एक ही है। जो चीज़ें एक होती हैं, एक लौती होती हैं, उनके आगे हम द लगाते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं द एम्प्टी सेट।